हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें एडमिसिबल कर्व केवल बाउंड्री कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता, उसके अलावा हमारी कोई और कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स भी गिवन है जिसको वो सेटिस्फाई करता है। दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम आर नोन एज द आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम। द आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम वी कैन स्टेट इट लाइक दिस। यू हैव टू फाइंड आउट द कर्व वाई एक्स। हमें एक ऐसा कर्व फाइंड आउट करना है वाई एक्स जिसके लिए जो आई होगा दैट विल हैव द एक्सट्रीमम। ओके, तो जो ये कर्व है वाई एक्स दैट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन एंड फॉर दैट वाई एक्स सम अनदर फंक्शनल गिव सम फिक्स वैल्यू। ओके, दैट मीन्स हमें एक ऐसा कर्व वाई एक्स फाइंड आउट करना है विच विल एक्सट्रीमाइज द फंक्शनल आई वाई, और ये जो कर्व है हमारा वाई एक्स at the boundary it gives the value a and b, and for that yx some another functional jy gives some fixed value l. Okay, so this is your problem. So in the problem we can state it like this: if we have yx extremize the functional iy and for that yx jy is equal to l, और ये वाई एक्स हमारी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ए पर वैल्यू दे रहा है ए और बी पर वैल्यू दे रहा है हमारी बी। ओके, इफ़ दिस वाई एक्स इज़ नॉट द एक्सट्रीमल ऑफ जे वाई देन देयर एग्जिस्ट ए कॉन्स्टेंट लैम्डा सच दैट कर्व वाई एक्स इज एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल के। ओके, अगर वाई एक्स हमारा जे का एक्सट्रीमल नहीं है तो उसके लिए एक हमारा कॉन्स्टेंट लैम्डा एग्जिस्ट कर रहा है कि जो ये वाई एक्स है दैट बिकम्स द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल के वाई। ओके, वेयर के क्या है हमारे पास, के हमारे पास इंटेग्रल है ए टू बी एफ प्लस लैम्डा जी। ओके, इस एफ प्लस लैम्डा जी को मैं क्या बोल देता हूँ एच। ओके, तो दैट मीन्स के ऑफ वाई इज इक्वल टू ए टू बी एच एक्स वाई वाई डैश, वेयर एच इज एफ प्लस लैम्डा जी। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हमें के को एक्सट्रीमाइज करना है सो व्हाट विल बी दैट, तो इसके लिए हमारा क्या है कि जो वाई एक्स है दैट शुड सेटिस्फाई द आइलर इक्वेशन। तो आइलर इक्वेशन हमारे पास क्या है दैट कि कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एच माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल बाय कर्ल वाई डैश ऑफ एच दैट विल बी इक्वल टू जीरो। लेकिन एच की वैल्यू हमारे पास क्या है एफ प्लस लैम्डा जी, सो यू विल से दैट कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ एफ प्लस लैम्डा जी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल बाय कर्ल वाई डैश ऑफ एफ प्लस लैम्डा जी विल बी इक्वल टू जीरो। सो दिस थिंग यू हैव टू प्रूव। ओके, कि इसे एक्सट्रीमाइज करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन मिलेगी हमें, तो ये हमें प्रूव करना है। सो यू कैन से दैट वी एज्यूम y be the actual extremal of the equation 1. So let me show you what will be the equation 1 and 2 this. Okay, जो iy है दैट इज इक्वेशन 1 और jy है दैट इज इक्वेशन 2, और जो बाउंड्री कंडीशन है इस इक्वेशन 3 बोल रहे हैं। ओके, तो yx मान लेते हैं कि हमारा एक्चुअल एक्सट्रीमल है i का एंड इट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 एंड 3, दैट मीन्स कांस्टेंट जो गिवन है जे वाई इक्वल टू एल और बाउंड्री कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम वेरिएशन मान लेते हैं, हमारे पास y में वेरिएशन ले लेता हूँ मैं डेल्टा y, और डेल्टा y को मैं किस तरीके से कंसिडर कर रहा हूँ, डेल्टा y विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 ईटा 1 x प्लस एप्सिलॉन 2 ईटा 2 x। ओके, वेयर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 तो हमारे क्या है, these are the very very small numbers and eta 1 and eta 2 are some function of x which vanishes at the end points a and b. What does it mean? a और b पर ये वैल्यू क्या दे रहे हैं जीरो। ओके, एट द एंड पॉइंट्स, सो आई राइट डाउन देयर eta 1 and eta 2 at a and b will be equal to जीरो। now if अगर 1 को मैं रीराइट कर रहा हूँ, इफ़ आई चेंज द वेरिएशन इन y, सो फंक्शन में भी वेरिएशन हो जाएगा, आई ऑफ वाई क्या बन जाएगा आई ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई दैट विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स, जहाँ पर वाई था वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर डेल्टा वाई की वैल्यू क्या रख दिया एप्सिलॉन 1 ईटा 1 प्लस एप्सिलॉन 2 ईटा 2। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई है एप्सिलॉन ईटा 1 डैश प्लस एप्सिलॉन 2 ईटा 2 डैश। ओके, सो इन दिस वे डेल्टा वाई डैश की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी और डेल्टा वाई की वैल्यू प्लेस कर दी। सो इन द सिमिलर वे अब जे की वैल्यू भी हमने निकालनी है, तो जे ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई क्या होगा
सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वाई प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी, दैट विल बी इक्वल टू सम एल। ओके, नाउ यू कैन चेक दैट कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ये है 8 और इक्वेशन नंबर 9 है। ओके, ये दोनों के दोनों किसके फंक्शन बन चुके हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 होगा। इन केस मान लीजिए मैं इसका इंटीग्रेशन सोल्व करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 वाली टर्म बचेगी हमारी। तो दिस विल बी द फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2 एंड दिस विल आल्सो बी द फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 2। ओके, सो अगर हम कैलकुलस का यूज करें, सो इन द बाय यूजिंग द कैलकुलस वी कैन से दैट वी कैन इंट्रोड्यूस सम लैग्रेंज मल्टीप्लायर लैम्डा, देन द नेसेसरी कंडीशन, इसको एक्सट्रीमाइज करने के लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, दैट वाई एक्स एक्सट्रीमाइज द इक्वेशन 8 एंड 9, उसको एक्सट्रीमाइज इस तरीके से करेगा कि उसके नेसेसरी कंडीशन क्या होगी कि कर्ल बाय कर्ल एप्सिलॉन ऑफ आई प्लस लैम्डा जी एंड कर्ल बाय कर्ल एप्सिलॉन 2 ऑफ आई प्लस लैम्डा जी विल बी इक्वल टू 0। ओके, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ I plus lambda j with respect to epsilon 1 and epsilon 2 will be equal to 0. So this thing I have to take. Now I take curl by curl epsilon 1 of I plus lambda j. This is your I plus lambda and this is your j. Okay. So अगर इंटीग्रेशन हमारा सेम है तो मैं उसे लिख देता हूँ a to b. This is f plus lambda of g. Okay, कॉमन इंटीग्रल ले लिया. Now we can expand by using the Taylor theorem. तो ये जो अंदर का हमारा मटेरियल है, इसको अगर मैं बाय यूजिंग द टेलर थ्योरम अगर मैं एक्सपेंड करता हूँ, सो व्हाट डज इट मीन, यू नो द टेलर थ्योरम कि अगर हम इसके लिए एफ ऑफ एक्स वाई डैश, इस पर हम टेलर थ्योरम अप्लाई करते थे, तो व्हाट डज इट मीन, तो हमारे पास टेलर थ्योरम क्या थी, एफ ऑफ वाई प्लस एप्सिलॉन, यू नो दैट हमारे पास यहाँ पर क्या है, y प्लस ये h सपोज कर लीजिए, ये k सपोज कर लीजिए। ओके, तो f ऑफ एक्स वाई डैश पहले एच डी जाएगा प्लस h इंटू इसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा f का पार्सल। ओके, तो ये h ऐसे कैसे, कल f बाई कल y प्लस k इंटू वाई डैश के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो k इंटू कल f बाई कल y डैश। सिमिलरली लैम्डा ऐसे ही है। अभी इस पर अगर मैं टेलर थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो g ऑफ एक्स वाई डैश एच डीज, तो जी ऑफ एक्स वाई डैश एच डीज, ये हमारे पास यहाँ पर h है और ये हमारे पास k है। ओके, सो यू से दैट h इंटू कल जी वाई कल वाई प्लस k इंटू कल जी ओवर कल वाई डैश विल बी इक्वल टू 0 प्लस सम हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स आई विल राइट। ओके, हमारा यहाँ पर हाई ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, उन दोनों के कलेक्ट करके लास्ट में लिख दिया हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ओके, नाउ यू कैन सी दैट कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन 1। तो अगर मैं इसे अंदर शिफ्ट करता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव को, सो यू से दैट पार्शियल डेरिवेटिव फॉर दिस प्लस लैम्डा पार्शियल डेरिवेटिव दिस प्लस दिस एंड सो ऑन। ओके, बट ये हाई ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर मैं हाई ऑर्डर डेरिवेटिव को नेग्लेक्ट करता हूँ एंड आई टेक द पार्शियल डेरिवेटिव, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन 1 है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन 1 है, तो इनका पार्शियल डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, इसमें एप्सिलॉन 1 है तो क्या आ जाएगा ईटा 1 इंटू कल एफ बाई कल वाई डैश। ओके, तो दूसरे वाली टर्म का तो ये हमारा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। सिमिलरली ये बन जाएगा ईटा 1 डैश इंटू कल एफ और कल वाई डैश, तो यहाँ पे आ गया ईटा 1 इंटू कल एफ और कल वाई प्लस ईटा 1 डैश कल एफ और कल वाई डैश प्लस लैम्डा जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन 1 0 हो गया क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन 1 है, एंड जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन 1 ईटा 1 कल जी और कल वाई प्लस इसका करोगे तो ईटा 1 डैश कल जी और कल वाई डैश डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। ओके, you will get, no need to write this line। so हमारे पास ये टर्म आ चुकी है अब आपके पास। ओके, तो इस टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वी आर गेटिंग दिस थिंग। तो एक्चुअल में हमें इसे एक्सपेंड करना है, तो इसे कैसे एक्सपेंड करोगे, जस्ट इंडिविजुअली यू टेक द इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस लैम्डा इंटीग्रल ऑफ दिस प्लस इंटीग्रल ऑफ दिस। तो इसकी जो सेकंड टर्म और जो फोर्थ टर्म है उसके इंटीग्रल को हम सोल्व कर लेते हैं पहले इंडिविजुअली। तो सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म को हम कैसे इंडिविजुअली सोल्व कर रहे हैं, वी आर टेकिंग दैट वैल्यू। जो सेकंड टर्म है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है इंटीग्रल ए टू बी, ये थी हमारी सेकंड टर्म, तो उसका इंटीग्रल ए टू बी कल एफ और कल वाई डैश इंटू ईटा 1 डैश, तो दैट विल बी फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यू डू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड।
ओके। बट हमने ईटा 1 और ईटा 2 क्या सपोज किया था कि वो वैनिश कर रहा है ए और बी पर, तो यानी कि ईटा 1 ऑफ बी भी आपका जीरो हो जाएगा, ईटा 1 ऑफ ए भी आपका जीरो हो जाएगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म आपकी बन जाएगी जीरो। तो यहाँ पर हम ये लिख चुके हैं दैट विल बी जीरो एंड रिमेनिंग टर्म आपकी क्या बच जाएगी, ए टू बी डिवाइड डी एक्स ऑफ कर्ल वाई डैश इंटू ईटा 1। ओके, सो इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है दिस वन। अब इसी के तरीके से आपकी ये दूसरी टर्म भी है, कर्ल जी और कर्ल वाई डैश इंटू ईटा 1 डैश, तो बस एफ की जगह यहाँ पर जी है, तो इसी को रीराइट करके मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ ए टू बी कर्ल जी और कर्ल वाई डैश इंटू ईटा 1 डैश विल बी इक्वल टू माइनस इंटेग्रल जी ए टू बी, बस एफ की जगह जी रिप्लेस कर दो, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एफ और कर्ल वाई डैश था, इसकी जगह क्या आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल जी और कर्ल वाई डैश इंटू ईटा 1। अब जो ये दोनों वैल्यू है ये इसकी और इसकी वैल्यू उठाकर आप कहाँ पर प्लेस करनी है, हियर, एंड ये वैल्यू उठाकर हमने कहाँ पर प्लेस करनी है, हियर। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू हम उठाकर प्लेस कर देते हैं। व्हेन यू प्लेस बैक दैट वैल्यू सो यू विल गेट ईटा 1 ऑफ दिस माइनस डी बाई डी एक्स कर्ल एफ और कर्ल वाई डैश इंटू ईटा 1 प्लस लैम्डा दिस टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल जी और कर्ल वाई डैश इंटू ईटा 1। नाउ यू कैन चेक दैट कि ईटा 1 थ्रू आउट कॉमन है, सो ईटा 1 हमने कॉमन लिया यहाँ पर एंड रिमेनिंग टर्म इज दिस। ओके, दैट विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। अब ये हमने टर्म किस सॉल्व की थी, हम किसे वो कंसिडर कर रहे थे पहले, ओनली वी वर सोल्विंग फॉर दैट ईटा 1। ओके, तो केवल हम उसको सोल्व कर रहे थे। अगर हम इक्वेशन नंबर 11 जो हमारी है, अगर हम उसे सोल्व करते हैं अगेन, यू कैन चेक दैट कि अभी तक तो हम 10 को सोल्व करके चल रहे थे, राइट। अगर इक्वेशन नंबर 11 है वो क्या है, कर्ल बाय कर्ल एप्सिलॉन 2 है, आई प्लस लैम्डा जे का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन 2 ले रहे हैं, तो ये भी सिमिलर यही है, बस यहाँ पर एप्सिलॉन 1 की जगह एप्सिलॉन 2 हो जाएगा। तो सिमिलरली हमने रीराइट करके ये एप्सिलॉन 2 के लिए लिख दिया, तो एप्सिलॉन 2 के लिए आपकी क्या टर्म बन जाएगी, ए टू बी, जहाँ एप्सिलॉन ईटा 1 था वहाँ पे ईटा 2 आ जाएगा, बस ईटा 1 दिस इज ईटा 2 and the remaining thing will be as it is, that dx will be equal to 0. Now here in the 13 and 14 eta 1 and eta 2 both are the arbitrary। अब हम क्या करते हैं कि जो eta 2 है, eta 2 को इस तरीके से सपोज करते हैं कि eta 2 इंटू दिस प्लस लैम्डा इंटू eta 2 इंटू दिस टर्म, तो जो लैम्डा इंटू eta 2 इंटू दिस टर्म है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम eta 2 इस तरीके से सपोज कर रहे हैं कि दिस वैल्यू इज नॉन जीरो। अगर ये वैल्यू आपकी नॉन जीरो है तो मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, सो यू कैन चेक दैट कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। अगर मैं इंडिविजुअली इसे इंटीग्रल करता हूँ, इंटीग्रल ऑफ ईटा 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लैम्डा ईटा 2 इंटू सेकेंड टर्म, अगर मेरी ईटा 2 इंटू सेकेंड टर्म अगर नॉन जीरो है तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ईटा 2 इंटू फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ ईटा 2 इंटू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई ईटा 2 इंटू सेकेंड टर्म, तो ये मैंने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू लिख दी है। ओके, अगर हमारे पास ये लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है तो आपको इक्वेशन नंबर 13 देख सकते हो। इक्वेशन नंबर 13 में हमारे पास क्या है, ईटा 1 आर्बिट्रेरी है। अगर ईटा 1 आर्बिट्रेरी है सो यू से दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू जीरो। अगर ये वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो वहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू तो पता ही है, अगर लैम्डा की वैल्यू पता है तो उसको मैं रीराइट करके क्या लिख सकता हूँ, यू कैन से दैट कि अगर ईटा 1 आर्बिट्रेरी है तो दैट इंटेग्रेंट विल बी इक्वल टू जीरो। तो मैं लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर्ल एफ और कर्ल वाई प्लस लैम्डा इंटू कर्ल जी और कर्ल वाई, तो कर्ल वाई कॉमन एफ प्लस लैम्डा जी माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल वाई डैश को ऑपरेटर ऑफ एफ प्लस लैम्डा जी। ओके, तो एफ प्लस लैम्डा जी को मैं एच कॉल कर देता हूँ, तो इट विल बी कर्ल एच ओवर कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एच ओवर कर्ल वाई डैश। ओके, सो दैट मीन्स इन दिस वे यू कैन से दैट कि हमारे पास जो y होगा दैट विल बी द एक्सट्रीमल ऑफ एफ प्लस लैम्डा जी। दैट मीन्स यू कैन से दैट yx विल बी द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन ky। ओके, इसी पे बेस्ड हमारे पास एग्जाम्पल है, यू कैन सी द एग्जाम्पल, इन उससे आइडिया आपको क्लियर हो जाएगा हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट। तो आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम हमारी इस तरीके से गिवन है, यू हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम आई वाई इज 0 to pi y dash square is equal that means y dash square you have to make it minimum and subjected to the constraint हमारे पास गिवन है कि 0 to pi y square हमारे पास क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, कि हमें इसको मिनिमाइज करना है इस फंक्शनल को,
ओके, तो कहने का मीनिंग है हमें वाई एक्स निकालना है जिसके लिए ये इंटीग्रल हमारा मिनिमम वैल्यू देता हो, और उसी वाई के लिए हमारे पास ये इंटीग्रल क्या वैल्यू दे रहा है, 1 दे रहा है। ओके, एंड सेटिस्फाइंग द बाउंड्री कंडीशन दिस। तो दिस वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। सो व्हाट यू हैव टू डू इट नाउ। तो सिमिलरली अगर वाई एक्स इसका एक्सट्रीमल नहीं है, सो व्हाट यू सपोज दैट कि देयर एग्जिस्ट सम कांस्टेंट लैम्डा सच दैट वाई एक्स इज द एक्सट्रीमल ऑफ के, फंक्शनल के। लेकिन के कैसे फॉर्म होगा, के विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, सो दैट विल बी एच डी एक्स। ओके, सो व्हाट इज एच, एच हमारे पास क्या होगा, सो वी से दैट एच विल बी इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी, राइट, दैट विल बी एफ प्लस लैम्डा जी। तो आपके पास एफ भी गिवन है और जी भी गिवन है, सो ये एफ है, ये आपका जी है, तो एफ प्लस लैम्डा जी से हमने एच बना लिया है। ओके, सो यू कैन सी दैट, यू कैन सी हियर एच इज एफ प्लस लैम्डा जी एंड एच विल बी इक्वल टू एफ ये रहा आपका और जी ये रहा, तो वाई डे स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू वाई स्क्वायर। ओके, तो अब हमारा वाई एच को के को एक्सट्रीमाइज कब करेगा, अगर हमारे पास उसके लिए जो इंटीग्रेंड है एच, अगर वो क्या करता है, हमारी एलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो यू से दैट कर्ल एच ओवर कर्ल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कर्ल एच ओवर कर्ल वाई डैश विल बी इक्वल टू 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड वाई डैश निकालिए, इस इक्वेशन में पुट कीजिए। सो व्हेन यू प्लेस बैक दिस वैल्यू you will get 2 lambda y minus 2 y double dash will be equal to 0. So is common here and lambda y minus y double dash will be equal to 0. Okay, so rewrite करके you can say that कि what is this one, this is again ये आपका क्या बन जाएगा, y double dash minus lambda y will be equal to 0. Okay, so auxiliary equation क्या बनेगी, d square minus lambda and y will be equal to 0. तो auxiliary equation हो जाएगी d square minus lambda will be equal to 0. अगर डी स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, सो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट लैम्डा, सो देयर विल बी द केसेस विल बी अराइजेज। तो लैम्डा हमारे यहाँ पर क्या हो सकता है, दैट मे बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। तो उसके लिए वो तीनों केस अराइज कर देते हैं। अगर लैम्डा हमारे पास पॉजिटिव है, सो फर्स्ट केस वी टेक दैट, अगर लैम्डा हमारे पास पॉजिटिव है, सो व्हाट विल से दैट कि लैम्डा पॉजिटिव है तो उसके लिए 2 रियल एंड डिफरेंट रूट मिल जाएगी हमारे पास, डी विल बी प्लस रूट लैम्डा एंड माइनस रूट लैम्डा। सो हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकलेगा, उसके लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल जाएगा वाई एक्स विल बी इक्वल टू सी वन ई रिस्ट पावर रूट एक्स रूट लैम्डा इंटू एक्स प्लस सी टू ई रिस्ट पावर माइनस रूट लैम्डा इंटू एक्स। ओके, अब हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल चुका है, बस हमें क्या करना है, सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी वन और सी टू कहाँ से फाइंड आउट होगा, हमारे पास बाउंड्री कंडीशन गिवन है, तो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की, वहाँ से हमने देखा कि सी वन और सी टू दोनों हमारे पास क्या आ गए, 0 आ गए। अगर C1 C2 यहाँ पे 0 पुट करता हो तो हमारे पास y 0 आ जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स वी आर गेटिंग द ट्रिवियल सोल्यूशन। ओके, राइट। सो अनदर केस, अगर हम लैम्डा को यहाँ पर 0 ले लेते हैं, मान लीजिए लैम्डा 0 हो गया। अगर लैम्डा 0 हो गया, सो यू से दैट वाई डबल डैश प्लस माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 था, तो वाई डबल डैश इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर ये चेक कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए आ गया, वाई डबल डैश इक्वल टू 0। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कीजिए, एक टाइम इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई डैश विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई डैश वाई विल बी इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज पी। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है वाई विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब हमें तो वाई फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स इन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर दो, दैट विल बी योर अननोन फंक्शन। सो व्हाट इट विल बी, हाउ टू फाइंड आउट दिस कांस्टेंट्स, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए। बाउंड्री कंडीशन है वाई 0 इक्वल टू 0 एंड वाई पाई इक्वल टू 0, उन दोनों को अप्लाई किया, हमारे पास बी भी 0 आ गया और ए भी 0 आ गया। अब ए और बी को अगर मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो अगेन वी गेट वाई विल बी इक्वल टू 0 विच इज अगेन अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, राइट। अब हम थर्ड केस अराइज करते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा अगर हमारा नेगेटिव है, देन व्हाट विल हैपन। तो हम थर्ड केस अराइज करते हैं, व्हेन दैट लैम्डा इज नेगेटिव। तो लैम्डा नेगेटिव ले लेता हूँ, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू सम माइनस ऑफ यू, आई सपोज यहाँ पर यू पॉजिटिव है मेरा। ओके, सो पॉजिटिव इंटू माइनस साइन, तो ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। तो लैम्डा मेरे पास नेगेटिव है, तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं माइनस यू पुट करता हूँ, सो व्हाट इट विल बी, सो वी से दैट अगर लैम्डा को माइनस यू पुट करते हैं, सो यू से दैट डी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस दैट विल बी रूट ऑफ माइनस यू। तो माइनस यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस यू को कर दी तो यू इंटू में
रूट ऑफ -1 को लिख देता हूँ आयोटा। ओके, सो प्लस माइनस रूट यू इंटू आयोटा आ गया। तो आयोटा वाली टर्म में क्या बन गया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। ओके, बीटा की जगह क्या हमारा रूट यू है। तो ई रेस टू, इसके लिए अगर मैं सोल्यूशन लिखूँगा ई रेस टू पावर अल्फा एक्स, तो अल्फा तो 0 बन गया, तो ई रेस टू पावर 0 एक्स बन गया 1। तो क्या आ गया C3 इंटू कोस बीटा एक्स प्लस C4 इंटू साइन बीटा एक्स, ये होता। तो बीटा मेरा रूट यू है, तो C3 इंटू कोस रूट एक्स प्लस C4 इंटू साइन रूट यू एक्स। ओके, सो दिस विल बी अ सोल्यूशन नाउ। अभी सोल्यूशन तो बन गया, बट हाउ टू फाइंड आउट दैट सोल्यूशन, हमारा सोल्यूशन तब फाइंड आउट होगा व्हेन यू गेट दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट C3 एंड C4। बट हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, अगेन यूज द बाउंड्री कंडीशन। व्हेन यू यूज द बाउंड्री कंडीशन, तो हमारी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन यूज की, तो वहाँ से C3 क्या आ गया 0। बट व्हेन यू पुट द C3 इक्वल टू 0, तो हमारा क्या आ गया C4 इंटू साइन रूट यू इंटू पाई विल बी इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ से अगर मैं u की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो रूट यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है n स्क्वायर। ओके, या फिर ये कहिए कि रूट यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, n आ गई है। तो अगर मैं रूट यू की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है C3 तो पहले ही 0 है, तो यानी कि ये टर्म तो आपकी रिमूव हो गई। ओके, तो बन गया आपके पास y विल बी इक्वल टू C4 इंटू साइन रूट यू की वैल्यू है n, तो C4 इंटू साइन nx हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है C4 इंटू साइन nx, तो y की वैल्यू ये आ गई। लेकिन हमारे पास C4 अभी भी अननोन है, सो हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यू अगेन। तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट भी गिवन है, सबसे ऊपर कंस्ट्रेंट गिवन थी आपको, जिसे हम g कॉल कर रहे थे। ओके, सो व्हाट वाज दैट, और jy जिसे हम फंक्शनल कॉल कर रहे थे, कि उस jy की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। सो हम वो कंस्टेंट यूज कर रहे हैं कि 0 से पाई, जो हमारे पास जो 0 से पाई हमारे पास वाई स्क्वायर है, उसकी वैल्यू क्या है 1 है। तो y हमारे पास क्या है C4 इंटू साइन nx, राइट। तो अब इसके वैल्यू का हम कह सकते हैं 0 टू पाई, y की वैल्यू रख दिया C4 इंटू साइन nx, तो ये स्क्वायर हो गया आपका C4 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर nx इक्वल टू 0। तो C4 साइन स्क्वायर को अगेन हमने लीनियर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस कोस 2 nx डिवाइडेड बाई 2, हाँ इन दिस वे यू सोल्व। ओके, जब इस इंटीग्रल को आप सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या मिला है कि C4 की वैल्यू आपकी पास आ गई है प्लस माइनस रूट 2 बाई पाई। तो C4 की वैल्यू यहाँ से उठाइए, अगेन यहाँ पर प्लेस कर दीजिए। ओके, सो यू विल गेट दैट y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 बाई पाई इंटू साइन nx। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड value of the unknown function yx, for which the given functional will give the extremal value. Okay, so in this way you have to solve the isoperimetric problem. The next thing we will discuss in the next class. Thank you very much, students.